Hello, learners. Subscribe the Knowledge Gainers channels and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूं आपकी उतनी वैष्णवी और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो से हम देखने वाले हैं FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के रिलेटेड टॉपिक। जो भी हमने लास्ट वीडियो में कुछ शेड्यूलिंग्स के टर्म्स देखे थे, जो टर्मिनोलॉजीज थी, यानी कि जैसे कि बर्स्ट टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, अराइवल टाइम, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। और जो कि टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड है हमारे इस शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम से। तो एक्चुअली में शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम यानी कोई एक प्रॉब्लम का हमारे पास जो भी सॉल्यूशन आता है उससे हम किस तरह से हम डील करेंगे, वो हो गया हमारा शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर एल्गोरिदम अगर हम देखें तो क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहती है जिससे हमें प्रॉब्लम के साथ किस तरह से डील करनी है वो हमारे पास सोल्यूशन रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो हमारी शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम हमारे पास थी कि हमें CPU को तो शेड्यूल करना है, लेकिन वो किस तरह से करें, किस बेसिस पे करें, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता क्या है। अब जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यानी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस तरह का हमारा कुछ क्राइटेरिया हमारे पास होता है। यानी कि अगर देखें कि अगर कोई हमें रेलवे की टिकट बुक करवानी है, ठीक है, तो रेलवे की अगर हमें टिकट बुक करवानी है तो जो सबसे पहले लाइन में खड़ा होगा उसे सबसे पहले टिकट मिलेगी, और जो सबसे लास्ट में खड़ा रहेगा उसे सबसे लास्ट में टिकट मिलेगी। यही कुछ क्राइटेरिया हमारे शेड्यूलिंग के रिलेटेड भी रहता है। यानी कि जो भी पहले सिस्टम में एंट्री होगी, जिस भी प्रोसेस को की सिस्टम में सबसे पहले एंट्री होगी उसको सबसे पहले प्रोसेसर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस तरह से क्यू में एक एक अगर किसी टिकट को बुक करवाने के लिए क्यू लगती है, उसी तरह से वहाँ पे भी एक क्यू लगेगी जहाँ पर सभी की सभी प्रोसेस एक लाइन में खड़ी होगी, और जो सबसे पहले प्रोसेस आएगी उससे सबसे पहले हमारा CPU अलॉट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कि हम कुछ रेलवे की टिकट बोलो या फिर हम किसी भी और जहाँ पे क्यू का हम यूज़ करते हैं, यानी कि बिल काउंटर्स हो गए, बहुत सारी यहाँ ऐसी जगह है जहाँ पर हम क्यू का यूज़ करते हैं। उसी तरह का क्राइटेरिया हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग यानी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस तरह का कुछ क्राइटेरिया। यानी कि सिंपलेस्ट सबसे आसान, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका टाइमिंग सबसे कम होगा वो सबसे पहले प्रोसेसर को अलॉट हो जाएगी वो प्रोसेस। ठीक है, यानी कि सबसे सिंपल वाला एल्गोरिदम है सिंपलेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इट असाइन CPU टू द प्रोसेस विच अराइव्स फर्स्ट। जो सबसे पहले आएगी प्रोसेस उसे सबसे पहले प्रोसेसर मिल जाएगा। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू इम्प्लीमेंटेड यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर। यानी कि हमारे पास जैसे हमने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि क्यू, हमारे पास स्टैक क्यू, इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो जिस तरह का सिनेरियो, जिस तरह का वर्क हमारा डेटा स्ट्रक्चर में क्यू करता है, उसी तरह का सेम वर्क फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम भी यहाँ पर करता है। यानी कि हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इजी है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी बहुत इजी है। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया है जो हमें फॉलो करना है, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले पाएगा। एल्गोरिदम इज नॉन प्रिमिटिव इन नेचर। अभी हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमारे पास है। ठीक है, तो जब भी कोई नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिदम होता है तो वहाँ पर हम कोई छीना झपटी नहीं कर सकते। यानी कि किसी भी प्रोसेस से प्रोसेसर ज़बरदस्ती हम नहीं छीन सकते, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव।
यही कुछ क्राइटेरिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में होता है। यानी कि अगर कोई प्रोसेस पहले आई हुई है और चाहे वो हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस वहाँ पर आ जाए या फिर कुछ बर्स्ट टाइम के रिलेटेड कुछ भी इशू क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई प्रोसेस पहले आई है तो वो प्रोसेस पहले ही एग्जीक्यूट करेगी। जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हो जाता उससे कोई भी उसका प्रोसेसर छीन नहीं सकता। यही कुछ क्राइटेरिया हमारे नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में होता है, वही क्राइटेरिया हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में है। Once the CPU has been allotted to the processor, will keep the CPU either by terminating or by requesting to input output। यानी कि जब तक कि वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाती, यानी कि प्रोसेस स्टेट में हमने देखा था कि जब प्रोसेस का प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से तो वो टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। तो जब तक कि वो प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाती या फिर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस इसके लिए रिक्वेस्ट नहीं करती, तब तक के कोई भी उससे प्रोसेसर ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता। उसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव इन नेचर। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरह से हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम वर्क करता है। यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। इस तरह से, यानी कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर जिस तरह से हमारे होता है, डेटा स्ट्रक्चर में हमने देखे थे कि क्यू स्टैक इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं। तो जैसा हमारा बिहेवियर रहता है क्यू का, सेम बिहेवियर हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग का भी होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कि सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया एग्ज़ाम में, हमें क्वेश्चन आ गया कि ये वाली प्रोसेस दी गई है, ये उसका अराइवल टाइम है, ये उसका बर्स्ट टाइम है, इस तरह से हमें कुछ प्रोसेस दी गई होगी। तो फाइंड आउट कीजिए उसका वेटिंग टाइम क्या होगा। एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जा सकता है या फिर एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, गेट नेट कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक या ऐसे क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो जो भी टर्म्स थी, यानी कि अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, ये सारी की सारी टर्म्स हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया है। तो इसी हिसाब से हम आगे की सारी जो डिस्कशन है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे पास ये क्वेश्चन है जहाँ पर कुछ प्रोसेस हमें दी गई है, बर्स्ट टाइम है और अराइवल टाइम हमें दिया गया। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है कि हमारे पास सिस्टम में जो भी प्रोसेसेस होती हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिस्टम में 5 ही प्रोसेस है, 6 प्रोसेस नहीं। हमारे सिस्टम में जो भी प्रोसेस है वो आती जाती रहती है। तो वहाँ पर हम उसका बर्स्ट टाइम, उसका अराइवल टाइम ये नहीं काउंट कर सकते। अराइवल टाइम तो चलो काउंट कर देख भी ले कि किस टाइम पे वो प्रोसेस आ गई है, लेकिन हमें थोड़ी ना पता है कि उसको एग्जीक्यूशन के लिए क्या टाइम लगता है। ठीक है ना। तो लेकिन जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें क्या है, सबसे पहले प्रैक्टिकल तो परफॉर्म करना ही है और उससे रिलेटेड हमें थ्योरी भी देखनी है। तो इसीलिए एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके रिगार्डिंग हम ये वाला डिस्कशन करेंगे। तो सेम यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में हमें पूछा जाता है कि ये वाली प्रोसेस है, ये बर्स्ट टाइम है, ये अराइवल टाइम है। तो फाइंड आउट कीजिए एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें क्या है कि जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से रेट करना है कि हमें क्या क्या दिया है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या पूछा गया है। क्योंकि हमें क्या होता है कि हम एक्साइटमेंट में देखते हैं कि हाँ अरे यार ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता है, और हम पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं। एक्चुअली में उसका 50% पार्ट ही हमें सॉल्व करना रहता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उतना ही पूछा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि हमें पूछा क्या है गया है, और उसके हिसाब से हमें पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें प्रोसेसेस दी गई है, 5 प्रोसेस हमारे पास है, P1 P2 P3 P4। उसके अलग अलग बर्स्ट टाइम है, उसके अराइवल टाइम है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर हमारे पास आए तो हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होता है, गैंट चार्ट।
ठीक है। सबसे पहले हमारी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है वो है गैंट चार्ट। जब तक कि हम वो चार्ट नहीं ड्रॉ करेंगे तब तक कि हमारा पूरा का क्वेश्चन नहीं अच्छे से होगा। अगर वो चार्ट अच्छे से हमारा बन गया तो समझ लो कि 80% काम वहीं पे हो गए, और बाकी का जो भी 20% वर्क रहता है वो तो सिर्फ कैलकुलेशन का ही पार्ट है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमें गैंट चार्ट अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं किस तरह से। आप भी पेन पेपर लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास होता है कि गैंट चार्ट हमें ड्रॉ करना है। तो किस तरह से ड्रॉ करें? तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है इस तरह से हम कुछ गैंट चार्ट को ड्रॉ करते हैं, और स्टार्टिंग जो इनिशियल पॉइंट हमारे पास होता है वो होता है 0 से। ठीक है। अभी ज़ीरो टाइम पे कितनी प्रोसेसेस हमारे पास अराइव हो चुकी है? कितनी प्रोसेसेस हैं? एक ही है P4। अराइवल टाइम जिसका 0 है वो देखना है हमें। तो अराइवल टाइम किसका 0 है? P4 का 0। तो अभी क्या क्राइटेरिया है? हमारे पास तो सिर्फ एक ही प्रोसेस है। तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, डायरेक्टली P4 को हम यहाँ पर प्रोसेसर अलॉट कर देंगे। ठीक है। अभी ये P4 है, चलिए एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या ड्रॉ करना है? P4। ठीक है। ठीक है। चलिए P4 कहाँ तक के हम अपना प्रोसेस करेगा, कहाँ तक के वो वर्क करेगा? 3 अमाउंट ऑफ टाइम उसको लगने वाला है उसकी प्रोसेसिंग के लिए। यानी कि जब तक कहाँ पर प्रोसेसर पहुँच जाएगा, टाइमर कहाँ पर पहुँचेगा? 3 पर। ठीक है, 3 पर। ओके। तो अराइवल टाइम हो गया था 0, जिस पर प्रोसेस P4 ने एंट्री की थी, और उसने 3 अमाउंट ऑफ टाइम वहाँ पर लिया उसकी प्रोसेस को रन करने के लिए। यानी कि वो कहाँ तक पहुँची? 3। ओके। देन जब टाइमर पहुँचा 3 पर, तब कौन सी प्रोसेस फिर अराइव हो गई? तो अराइवल टाइम हो गए 2, 1। ये 2 प्रोसेस हमारे पास आ चुकी है। लेकिन अभी हमें क्या पता है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। यानी कि जो प्रोसेस पहले आएगी उसको हम पहले प्रोसेसर अलॉट कर देंगे। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई थी? P1 या P3? P3 भाई, क्योंकि वहाँ पर अराइवल टाइम तो 1 है ना। तो P3 हमारे पास पहले आई है, तो वहाँ पर अराइवल टाइम वहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 है। तो यहाँ पर P3 जो प्रोसेस है वो पहले एग्जीक्यूशन करेगी। ठीक है। यहाँ पर P3 करेगी एग्जीक्यूशन। तो P3 जब एग्जीक्यूशन करेगी तो उसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना उसे लगने वाला है? 8 अमाउंट ऑफ टाइम उसको लगने वाला है। चाहे वो 8 मिनट बोल सकते हैं, 8 सेकेंड, 8 मिली सेकेंड, जो भी वहाँ पर टाइम लगने वाला है वो अमाउंट ऑफ टाइम कितना है? 8। तो 8 + 3 हमारे पास कितना हो जाता है? 11। यानी कि यहाँ तक कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट कर देगी। ठीक है। तो P3 तो सिस्टम से आउट हो गई, P4 भी सिस्टम से आउट हो गई। चलिए देन नेक्स्ट हमारे पास जब टाइमर पहुंचा 11 तक, तो हमारे पास कितनी प्रोसेसेस है? अभी हमारे पास 3 और प्रोसेसेस है। 3 प्रोसेसेस हमारे पास है। कौन सी? 1, P1, P2 एंड P5। तो हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम तो क्या कहते हैं हमारा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो पहले कौन आई थी? P1। तो हमें किसे अलॉट करना है? P1 को यहाँ पर अलॉट कर देना है। ठीक है। P1 को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन के लिए? 6। तो 11 + 6 यानी हो जाता है हमारा 17 यहाँ पर। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है, यहाँ पर P1 तो इस सिस्टम से आउट हो गए। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है P5। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा P5। ठीक है। P5 यहाँ पर आ जाता है। उसको एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है? 4 अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि 17 + 1 21 यहाँ पर टाइमर हो जाता है, और P5 भी हमारे ही सिस्टम से आउट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट प्रोसेस बची है P2। तो उसको कितना अमाउंट टाइम हमको लगने वाला है? P2 यहाँ पर अगर जब एग्जीक्यूट करेगी तो उसको लगने वाला है 3 अमाउंट ऑफ टाइम। तो 21 + 3 हमारा हो जाता है 24। इस तरह से हमें क्या करना है? गैंट चार्ट ड्रॉ करना है।
ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। हमें अराइवल टाइम देखना है, बर्स्ट टाइम देखना है, और यहाँ पर कोई बड़ी डील नहीं है क्योंकि हमारे पास तो जो अल्गोरिदम है उससे क्या कहना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा। यहाँ पर ना ही नॉन प्रिमिटिव टाइप का कुछ अल्गोरिदम है, ना ही कुछ और, तो इसीलिए डायरेक्ट सीरीज जो हमारा है सिंपली उसे ड्रॉ ही करना है। तो इस तरह से हमारा गैंट चार्ट हमारे ड्रॉ हो गया। अभी इसको क्या करना है, हमें चेक भी कर लेंगे हम एक बार कि किस तरह से हमारा जो प्रोसेस जो हमने गैंट चार्ट बनाया है वो करेक्ट है या नहीं। तो वो किस तरह से हम देखेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं। जो हमें बर्स्ट टाइम दिया गया है उसकी टोटल, और हमारे गैंट चार्ट में जो टाइमर हमारा चल रहा था नीचे का जो टाइमर हमारे पास चल रहा था उसका जो लास्ट डिजिट होगा उसका सेम वो, और हमारा बर्स्ट टाइम सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो ठीक है, हमारी जो भी प्रोसेस होंगी, जो हमारा गैंट चार्ट होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका टोटल कर देते हैं। 6 + 3 9 8 13 34 24, यानी कि सभी का अगर टोटल हम कर देंगे तो हमारा आ जाता है 24। और हमारे जो प्रोसेस है उसका भी लास्ट जो डिजिट हमारा आ जाता है वो है 24, यानी कि दोनों इक्वल है। तो हमारा जो भी गैंट चार्ट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो भी गैंट चार्ट हमने बनाया है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हमारा गैंट चार्ट तो बन गया। अभी हमें क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करनी है, और उसमें वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम हमें किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं वो हमें एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा जो वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम हमें निकालना है वो किस तरह से हम निकालेंगे। तो ये वाला हो गया गैंट चार्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, हमें ड्रॉ करना है एक टेबल जिसमें क्या है, जो भी अलग अलग प्रोसेस हमारे पास होंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोसेसेस, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे बर्स्ट टाइम, यहाँ पर हम लिखेंगे अराइवल टाइम जो भी हमें गिवन है। देन हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। तो यहाँ पर हम निकालेंगे टर्न अराउंड टाइम, और यहाँ पर हम निकालेंगे वेटिंग टाइम। ठीक है, तो इतना वर्क हमारा हो गया। अभी हमें प्रोसेस दी गई है, कौन सी है, P1 P2 P3 P4 एंड P5। ठीक है, और अभी हमारे पास क्या है, बर्स्ट टाइम और अराइवल टाइम हमें गिवन है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं बर्स्ट टाइम क्या है, 6 3 8 3 4। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 6 3 8 3 4। ठीक है, देन हमें क्या दिया है, अराइवल टाइम 25104। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा अराइवल टाइम आ जाएगा 25104। ठीक है, इतना गिवन था, इतना हमने लिख लिया। अभी हमें क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम। लास्ट वीडियो में हमने टर्न अराउंड टाइम की डेफिनेशन देखी थी कि किस तरह से हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है। आई होप आपको याद है। तो आपको फॉर्मूला भी याद होगा कि टर्न अराउंड टाइम किस तरह से हम निकालते हैं। हमारे पास हमने 2 फॉर्मूले देखे थे कि टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालेंगे हम, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि इस सिस्टम से जो भी प्रोसेस हमारे पास है वो सिस्टम से कब आउट हुई, ओके, और वो सिस्टम में कब आई। इन दोनों के बीच में जो भी टाइम आएगा वो क्या होगा, हमारा टर्न अराउंड टाइम। या फिर अगर हम कह सकते हैं ये 2 टर्म अगर हमारे पास नहीं है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास वेटिंग टाइम है तो बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम अगर हमने निकाला तो हमारा टर्न अराउंड टाइम हमें मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास बर्स्ट टाइम वेटिंग टाइम तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अभी आप बोलोगे कि अरे हमारे पास तो एग्जिट टाइम भी नहीं है, हमारे पास एग्जिट टाइम वो कैसे, हमने अभी अभी गैंट चार्ट बनाया है, उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी प्रोसेस रन हुई है और कब हमारे प्रोसेस ने एग्जिट किया है सिस्टम से। तो वहाँ से हम एग्जैक्ट टाइम देख सकते हैं, और अराइवल टाइम तो हमें गिवन ही है। तो चलिए टर्न अराउंड टाइम हम निकाल लेते हैं कि कब हमारा प्रोसेस का कितना टर्न अराउंड टाइम हो रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास है P1। तो P1 ने सिस्टम से कब आउट हुआ था, 17 पर। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 17।
देन माइनस हमें हमारा अराइवल टाइम कितना है P1 का 2, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 17 माइनस 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। ओके, टर्न अराउंड टाइम हमारा आ गया 15। देन नेक्स्ट हमारे पास कौन सी प्रोसेस है P2। P2 का टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे एग्जिट टाइम। कब सिस्टम से एग्जिट हुई थी P2, कब हुई थी P2 हुई थी सबसे लास्ट में, यानी कि 24 माइनस हमें क्या करना है 5, 24 माइनस 5 अपना कितना आएगा 19, यानी कि टर्न अराउंड टाइम सेकेंड प्रोसेस का कितना आया हमारा 19 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास P3 सिस्टम से कब आउट हुई थी, तो चलिए देखते हैं। P3 आउट हुई थी 11 पर और उसका अराइवल टाइम कितना है 1, यानी कि 11 माइनस 1 हमारा कितना आ जाता है टर्न अराउंड टाइम 10। ठीक है, तो इतना आ गया हमारा P3 का टर्न अराउंड टाइम। अभी नेक्स्ट है हमारे पास P4 सिस्टम से कब आउट हुई थी 3 पर। सबसे पहले P4 ने एंट्री की थी, तो सबसे पहले वही आउट होगी ना, तो P4 कब आउट हुई थी 3 पर और उसका टर्न अराइवल टाइम भी कितना है 0। तो P4 3 माइनस 0 यहाँ पर क्या आ जाता है 3। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट प्रोसेस हमारी P5, जो कब एग्जिट की थी सिस्टम से 21 पे। एक बार देख लीजिए इस कहाँ पे P5, यहाँ पर 21 पे उसने एग्जिट किया था, तो 21 माइनस 4 कितना हो जाता है अपना 17, यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा टर्न अराउंड टाइम। समझ में आ गया कैसे निकाला, एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ। टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल्स टू एग्जिट टाइम माइनस अराइवल टाइम, इस तरह से हमें निकालना। और एग्जिट टाइम हमने कहाँ से लिया गैंट चार्ट से। ओके, तो ये तो हो गया हमारा टर्न अराउंड टाइम। अभी हमें क्या निकालना है वेटिंग टाइम। ठीक है, अभी वेटिंग टाइम अभी हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे कि वेटिंग टाइम का हमने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में देखा था। वेटिंग टाइम हम कैसे निकालते थे कि जो भी हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है उसमें से हम बर्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं माइनस करते हैं, क्योंकि हमने टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला देखा था बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम। अभी वेटिंग टाइम हमें निकालना है, तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम हमें हो जाएगा। तो टर्न अराउंड टाइम भी हमारे पास है, बर्स्ट टाइम भी हमारे पास है, तो हम निकाल सकते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम है हमारे पास 15 फर्स्ट प्रोसेस का, और बर्स्ट टाइम हमारे पास 6। तो 15 माइनस 6 अगर हमने किया तो हमारा टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम आ जाता है 9 फर्स्ट प्रोसेस के लिए। देन 19 माइनस 3 यानी कि कितना आता है 16 सेकेंड प्रोसेस के लिए। 10 माइनस 8 यानी कि 2 थर्ड प्रोसेस के लिए। 3 माइनस 3 0 फर्स्ट प्रोसेस के लिए, फोर्थ प्रोसेस के लिए। एंड 17 माइनस 4 कितना आता है 13 फिफ्थ प्रोसेस के लिए। तो ये निकल गया अपना वेटिंग टाइम। ठीक है, तो किस तरह से निकाला टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, दोनों हमारे पास थे, उसमें से हमने वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालना। अभी हमें क्या पूछा जाता है एग्जाम में, एवरेज टर्न अराउंड टाइम बताइए, एवरेज वेटिंग टाइम। तो क्या करेंगे इन सब का एवरेज निकालेंगे, इन सब की एडिशन डिवाइडेड बाय 5। वेटिंग टाइम का भी वैसे इन सब की एडिशन और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं। अभी अगर हमने फिर चेक करना है कि हमारा वेटिंग टाइम जो है और टर्न अराउंड टाइम जो है वो करेक्ट आया है कि नहीं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वेटिंग टाइम क्या होता है कि सिस्टम में उस प्रोसेस ने कितने टाइम के लिए वेट किया। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी कोई फर्स्ट प्रोसेस हमारे सिस्टम में आती है तो वो फर्स्ट प्रोसेस कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करती है 0। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस ने फर्स्ट प्रोसेस ने अगर 0 अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अगर वेट किया, तो वो जो प्रोसेस है, वो जो हमारा वेटिंग टाइम है वो करेक्ट हमने निकाला है, समझ लेना। ठीक है, तो ये दोनों शॉर्टकट है जिससे हम देख सकते हैं कि गैंट चार्ट हमारा ठीक है या नहीं, और वेटिंग टाइम हमारा भी ठीक है या नहीं। अगर वेटिंग टाइम हमारा ठीक है तो टर्न अराउंड टाइम एक्चुअली में ठीक होगा ही। ठीक है,
तो ये तो था हमारा जो प्रोसेस है उसका हमने गैंट चार्ट निकाला, देन टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, सब कुछ हमने फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग के लिए रिलेटेड निकाल लिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको पूरे की पूरी जो है प्रोसेसिंग वो समझ में आ जाएगी। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर जब भी हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के रिलेटेड जो भी टॉपिक हम देखते हैं, कोई भी अगर प्रोसेस हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग से अगर हम सीपीयू शेड्यूलिंग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम जो है, जो रनिंग टाइम हमारे पास होता है, एग्जीक्यूशन टाइम हमारे पास होता है, वो अगर बहुत ज़्यादा है तो जो भी छोटी प्रोसेस हमारे पास होंगी जो लास्ट में आ गई होंगी उसका वेटिंग टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इफ़ेक्ट हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वॉय इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में आता है। तो क्या हो जाता है कि अगर बहुत बड़ी प्रोसेस फर्स्ट में आ जाती है, सबसे पहले आ जाती है और उसका प्रोसेसिंग अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो जो भी छोटी प्रोसेस हमारे पास है वो लास्ट में अगर आ गई होंगी तो उसका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम कन्वॉय इफेक्ट कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है हमारे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग का, जिसे हमने ओवरकम करेंगे आने वाले अल्गोरिथम्स में। ठीक है, तो ये वाला हो गया कॉन्वॉय इफेक्ट। देन हमारे पास कुछ इसके एडवांटेजेस भी होंगे। आई होप बहुत अच्छी प्रोसेस है तो इसके एडवांटेजेस भी हमारे पास होंगे, जैसे कि सिंपल है, कोई ज़्यादा एफर्ट्स हमें करने नहीं होते, इजी टू यूज़ है, वहाँ पर कोई जो भी आएगा फर्स्ट टाइम उसे प्रोसेसर मिल जाएगा, इजी टू यूज़ है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ भी हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें समझ में आ जाता है किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। इजी टू इम्प्लीमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही वहाँ पे। मस्ट बी यूज्ड फॉर बैकग्राउंड प्रोसेस वेयर एग्जीक्यूशन इज नॉट अर्जेंट। ठीक है, अभी जैसे कि हमारे पास सिस्टम प्रोसेस होती है और एप्लीकेशन प्रोसेस होती है। सिस्टम प्रोसेस हमारी क्या होती है कि वो अर्जेंट होती है क्योंकि हमारे वो सिस्टम को मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो ये शेड्यूलिंग जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वो हम सिस्टम प्रोसेस के लिए नहीं यूज़ करते। जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस हमारे पास होती है उसके लिए हम शेड्यूलिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारे एडवांटेजेस जो कि FCFS के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग के लिए है। देन ऑफ कोर्स जैसे कि हमने कॉन्वॉय इफेक्ट देखे उस तरह के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमारे पास है, जैसे कि सफ़र फ्रॉम कॉन्वॉय इफेक्ट अभी हमने देखा था। नॉर्मली हायर एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास आ जाता है, क्योंकि अगर हमने अभी देखी कि अगर बड़ी वाली प्रोसेस अगर सबसे पहले आ जाती है तो उस छोटी वाली प्रोसेस को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। नो कंसिडरेशन टू प्रायोरिटी और बर्स्ट टाइम, वहाँ पर कोई अगर सिस्टम प्रोसेस पे अगर हमने ये वाली जो शेड्यूलिंग लगा दी तो यहाँ पे प्रायोरिटी वो देखता नहीं है, डायरेक्टली जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस तरह का जो हमारा शेड्यूलिंग है वो वर्क करता है। तो प्रायोरिटी दिखता नहीं, बर्स्ट टाइम भी दिखता नहीं। शुड नॉट बी यूज फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए भी हम ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है वो यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हो गए, डिसएडवांटेजेस हो गए, पूरा का पूरा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हमने आज देख लिया, अच्छे से समझ लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिफ़िकल्टी है तो कमेंट करिए, अब मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई दे दूंगी ताकि आपको जो भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।